लंपी स्किन डिजीज, जिसे कॉमनली एलएसडी कहा जाता है, कैटल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है जो अपने बड़े इकोनॉमिक इम्पैक्ट और वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड की वजह से वेटरनरी मेडिसिन में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है। ये डिजीज लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी एलएसडीवी के कारण होती है, जो फैमिली पॉक्स वायरिडे और जीनस पैप्री पॉक्स वायरस से बिलोंग करता है। इसी जीनस में शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस भी शामिल हैं, और ये तीनों मिलकर अफ्रीका और एशिया जैसे रीजन्स में डोमेस्टिक रूमिनेंट्स की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेजिंग डिजीजेस का कारण बनते हैं। एलएसडी मेनली कैटल को अफेक्ट करती है और इसकी पहचान फीवर, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट और स्किन पर हार्ड और फर्म नोड्यूल्स के डेवलपमेंट से होती है। ये नोड्यूल्स डिजीज का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और पूरे बॉडी पर आ सकते हैं, खासतौर पर हेड, नेक, लिम्स, अडर, जेनाइटल ऑर्गन्स और पेरिनियल रीजन पर। स्किन लीजन्स के साथ साथ एनिमल्स में लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग, लेग्स और वेंट्रल बॉडी पार्ट्स का ओडीमा, नेजल और ऑक्यूलर डिस्चार्ज, एक्सेसिव सलाइवेशन, लेमनेस और मिल्क प्रोडक्शन में शार्प डिक्लाइन देखा जाता है। ये डिजीज ज़्यादा सिवियर फॉर्म में यूजुअली हाई यील्डिंग लैक्टेटिंग काउस, खासकर पीक लैक्टेशन के टाइम पर, यंग काव्स और वीक या माल नरिश्ड एनिमल्स में दिखती है, क्योंकि इन एनिमल्स का इम्यून रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली कम होता है। एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लंपी स्किन डिजीज पहले सिर्फ अफ्रीका तक लिमिटेड थी, जिसमें सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका शामिल थे। लेकिन टाइम के साथ ये डिजीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बाहर भी स्प्रेड हो गई। अफ्रीका के बाहर पहली बार इसकी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स 1988-89 के बीच इजिप्ट और इजराइल से आईं। उसके बाद इजिप्ट में ही 2006, 2011 और 2014 में रिपीटेड आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए। धीरे धीरे ये डिजीज मिडिल ईस्ट, यूरोप के कुछ पार्ट्स और वेस्ट एशिया तक पहुंच गई, और 2015-16 के दौरान ये साउथ ईस्ट यूरोप, बाल्कन्स और कॉकेसस रीजन तक स्प्रेड हो गई। इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट लंपी स्किन डिजीज वायरस ही है, जिसमें नीथलिंग स्ट्रेन को प्रोटोटाइप स्ट्रेन माना जाता है और रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट में इसका वाइड यूज होता है। लंपी स्किन डिजीज का ट्रांसमिशन मेनली आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के थ्रू होता है। अब तक कोई एक सिंगल वेक्टर को कंक्लूसिवली सोल ट्रांसमिटर नहीं माना गया है, लेकिन मस्कीटोज जैसे क्यूलेक्स और एडी स्पीशीज, बाइटिंग फ्लाइज जैसे स्टोमोक्सिस कैल्सिट्रांस और बायोमिया फैसियाटा, और कुछ टिक्स जैसे रिपीसेफेलस एपेंडिकुलेटस और एम्ब्लियोमा हेब्रेयम इस वायरस के ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर वेक्टर का इंपॉर्टेंस डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होता है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, इंसेक्ट अबंडेंस और उनके फीडिंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिशन का रोल बहुत माइनर माना जाता है या फिर लगभग नेग्लिजिबल होता है। वायरस को एक्सपेरिमेंटली ब्लड या स्किन नोड्यूल्स के मटेरियल से इनोकुलेट करके ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो ये प्रूव करता है कि इन टिश्यूज में वायरल लोड काफ़ी हाई होता है। इन्फेक्टेड बुल्स के सीमन में भी वायरस शेड हो सकता है, और सीमन से वायरस का आइसोलेशन कई हफ्तों तक रिपोर्ट हुआ है। लेकिन नेचुरल कंडीशंस में सीमन के थ्रू ट्रांसमिशन अभी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है। कंटामिनेटेड फीड या वाटर के थ्रू ट्रांसमिशन के बारे में भी अभी क्लियर एविडेंस अवेलेबल नहीं है। कुछ हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जैसे कम्युनल ब्रेजिंग और शेयर्ड वाटरिंग पॉइंट्स डिजीज के स्प्रेड का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे एनिमल्स का क्लोज कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स का एक्सपोजर दोनों इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स में वायरस का मेन सोर्स स्किन नोड्यूल्स, स्कैब्स और क्रस्ट्स होते हैं, जिनमें वायरस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इन लीजन से वायरस को 35 डेज या उससे भी ज़्यादा टाइम तक आइसोलेट किया जा सकता है। वायरस ब्लड, सलाइवा, नेजल और ऑक्यूलर डिस्चार्जेस में भी पाया जाता है। वायरीमिया यूजुअली 7 to 21 डेज पोस्ट इन्फेक्शन के बीच इंटरमिटेंटली होती है, लेकिन ब्लड में वायरल का लेवल स्किन लीजन्स के कंपैरिजन में कम होता है। सीमेन शेडिंग लंबी अवधि तक चल सकती है, और एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन के बाद 42 डेज तक सीमेन से वायरस आइसोलेट होने की रिपोर्ट्स हैं। कभी कभी प्लेसेंटल ट्रांसमिशन के रेयर केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंपी स्किन डिजीज क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, इसमें लैटेंसी डेवलप नहीं होती और रिकवरी के बाद रेकर्डिसेंस या रीएक्टिवेशन नहीं होता। एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए वायरस मॉडरेटली रेजिस्टेंट होता है। ये हीट सेंसिटिव है और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे में और 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स में इनएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर्स पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए गए स्किन नोड्यूल से वायरस को 10 ईयर्स बाद भी रिकवर किया गया है। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर भी ये कई महीनों तक स्टेबल रहता है। वायरस एक्सट्रीम पीएच कंडीशंस के लिए सेंसिटिव है, लेकिन पीएच 6.6 से 8.6 के बीच कई दिनों तक स्टेबल रह सकता है। ये कई कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मेलिन, फिनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, आयोडीन कंपाउंड्स, विरकॉन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से इजीली इनएक्टिवेट हो जाता है, जो बायोसिक्योरिटी और डिसइंफेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लंपी स्किन डिजीज का पैथोजेनेसिस पहले वायरल रेप्लिकेशन होता है, जिसके बाद वायरीमिया और फीवर डेवलप होता है। वायरस का एंट्री यूजुअली इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड के बाइट के थ्रू होता है, जिसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए स्प्रेड होकर स्किन में लोकलाइज होकर इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स बनाता है। एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन में देखा गया है कि 4 to 7 डेज पोस्ट इन्फेक्शन पर इनॉक्यूलेशन साइट पर लोकल स्वेलिंग आती है। इसके बाद रीजनल लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट और जनरलाइज्ड स्किन नोड्यूल्स का इरप्शन 7 to 19 डेज पोस्ट इन्फेक्शन के बीच होता है। फेब्राइल फेज के दौरान नेजल और ऑक्यूलर सिक्रीशंस में लो लेवल वायरल शेडिंग होती है। वायरस मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट्स, एंडोथीलियल सेल्स और ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग वाली सेल्स में रेप्लिकेट करता है। इससे वैस्कुलाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, थ्रोम्बोसिस और सिवियर केसेस में टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है। यंग काव्स, हाई प्रोड्यूसिंग लैक्टेटिंग काउस और माल नरिश्ड पैनिमल्स में डिजीज ज्यादा सिवियर होती है, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली कम होता है। एंटीबॉडीज यूजुअली 3 वीक्स पोस्ट इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाती हैं। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है। इम्यून काउस के काव्स को मटरनल एंटीबॉडीज मिलती हैं, जो उन्हें लगभग 6 मंथ्स तक प्रोटेक्शन देती हैं। आखिर में इन्फेक्टेड एनिमल्स वायरस को कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं और कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। क्लिनिकली लंपी स्किन डिजीज का प्रेजेंटेशन माइल्ड इनअपैरेंट इन्फेक्शन से लेकर सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तक हो सकता है। यूजुअली फीवर सबसे पहला साइन होता है, जो 41 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, रैपिड वेट लॉस और मिल्क यील्ड में शार्प डिक्लाइन देखा जाता है। एनिमल्स में राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, एक्सेसिव सलाइवेशन और सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट कॉमन है। फीवर के ऑनसेट के बाद ही 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर के कैरेक्टरिस्टिक स्किन नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। ये नोड्यूल्स फर्म, राउंड, रेज्ड और वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और स्किन के साथ साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू और कभी-कभी मसल्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़े नोड्यूल्स नेक्रोसिस से गुजरकर हार्ड डेड टिश्यू बना लेते हैं, जिसे सिट फास्ट्स कहा जाता है, जो बाद में गिर जाते हैं और गहरे स्कार्स छोड़ जाते हैं, जो जिंदगी भर रह सकते हैं। छोटे नोड्यूल्स बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के खुद ही रिजॉल्व हो सकते हैं। मायासिस जैसी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स कॉमन है, क्योंकि फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में भी लीजन्स डेवलप हो सकते हैं। लिम्स, ड्यूलैप, ब्रिस्केट, स्क्रोटम और वल्वा का ओडीमा एनिमल्स को चलने में रिलक्टेंट बना देता है। बुल्स टेम्परेरी या परमानेंट इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं और प्रेग्नेंट काउज में अबॉर्शन या कई महीनों तक एनोस्ट्रस देखा जा सकता है। सिवियर केसेस में रिकवरी स्लो होती है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया, मस्टाइटिस और सिवियर स्किन डैमेज कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा देते हैं। लंपी स्किन डिजीज का डायग्नोसिस अक्सर उसके टिपिकल क्लिनिकल साइंस के बेसिस पर सस्पेक्ट किया जाता है, खासतौर पर फीवर के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्किन नोड्यूल्स और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होने पर। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी कंफर्मेशन जरूरी होता है। वायरस आइसोलेशन बोवाइन, ओवाइन या कैप्राइन सेल कल्चर्स में किया जा सकता है, खासतौर पर बोवाइन डर्मिस या लैम टेस्टिस सेल्स में, जहां वायरस कैरेक्टरिस्टिक साइटोपैथिक इफेक्ट्स और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज प्रोड्यूस करता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबसे कॉमनली यूज्ड डायग्नोस्टिक मेथड है, क्योंकि ये फास्ट, सेंसिटिव और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। स्किन नोड्यूल्स, स्कैब्स, ब्लड, नेजल और सलाइवा सैंपल्स पीसीआर के लिए सूटेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पॉक्स वायरस की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन स्पीशीज लेवल पर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, साथ ही IFAT और ELISA का भी यूज होता है, लेकिन सीरोलॉजिकल टेस्ट से लंपी स्किन डिजीज, शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरसेस के बीच डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होती। लंपी स्किन डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव और सिम्टोमैटिक होता है, जिसका एम फीवर कंट्रोल करना, पेन रिलीव करना और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना होता है, जिसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। प्रॉपर वुंड केयर बहुत जरूरी होती है, ताकि फ्लाई इन्फेस्टेशन और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। डिजीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल मेनली बायोसिक्योरिटी, वेक्टर कंट्रोल और वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। एक बार डिजीज एरिया में आ जाए तो इंसेक्ट्स के बाइट्स को कंप्लीटली प्रिवेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करना, फ्लाइज और मस्कीटोज का कंट्रोल करना, वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल और हाउसिंग कंडीशंस को इंप्रूव करना रिस्क को काफी कम कर सकता है। स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स जैसे व्हीकल्स, इक्विपमेंट और फुटवेयर का डिसइंफेक्शन, एनिमल्स और टूल्स का शेयरिंग अवॉइड करना और एनिमल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटब्रेक के टाइम कम्युनल ग्रेजिंग और वाटरिंग अवॉइड करना चाहिए। एनिमल्स का रेगुलर मॉनिटरिंग और सस्पेक्टेड केसेस का अर्ली रिपोर्टिंग वेटरिनरी अथॉरिटीज को करना डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। लाइव एटेन्यूएटेड कैप्रीपॉक्स वायरस वैक्सीन्स का यूज एंडेमिक और हाई रिस्क एरियाज में सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने में की रोल प्ले करता है।